नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 26 मई के तीनों शिफ्ट के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के देखेंगे, उसको सेकंड शिफ्ट और लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन की बात करें थर्ड शिफ्ट का, ये हमारा होने वाला है गुरु गोविंद सिंह जो था खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए 13 अप्रैल 1699 हो जाएगा। ठीक है, 1699 को जो है खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1699 को श्री आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू किया है। कौन सा राज्य ने किया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल रूप में सक्षम बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना की शुरुआत किया। इसके तहत राज्य के शहरी निकाय में 9034 कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी या डिजिटल कियोस्क स्थापित किए जा रहे हैं। एक परिवार एक उद्यमी दृष्टिकोण के इन केंद्रों का संचालन स्वयं सहायता समूह एसएचजी की प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया था क्रॉस एग्जामिनेशन जिरह का अर्थ कानूनी प्रक्रिया में जब किसी गवाह से उस पक्ष यानी वकील द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं जिसने वो नहीं बुलाया गया है तो उसे क्रॉस एग्जामिनेशन परीक्षण या जिरह कहते हैं। उद्देश्य की बात करते गवाह की विश्वसनीयता को परखना, उसकी गवाही में विरोधाभास उजागर करना और सच्चाई सामने लाना होता है। यह एग्जामिनेशन इन चीफ मुख्य परीक्षा के बाद होता है। अभियोजन पक्ष की गवाह से बचाव पक्ष के वकील द्वारा यह सवाल करना उदाहरण के तौर पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? सभी को पता होना चाहिए 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। बात करें इसमें प्रस्तावना बदलाव किया गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य भी इसी में हुआ था, जिसे नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया था जो अनुच्छेद 51A में है। न्यायपालिका की शक्ति कम यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को सीमित किया गया था। लोकसभा कार्यकाल को और विधानसभा कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी प्रारंभिक स्थिति में उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है? गतिज ऊर्जा 0 और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगा। बात करें गतिज ऊर्जा जिसे काइनेटिक एनर्जी, शुरुआत में वस्तु स्थिर होता है इसलिए उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यानी वस्तु अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो इसलिए उसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसमें बात करें तो सतलज नहीं, जबकि घाघरा, सोन और गंडक ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। गंडक, सोन, घाघरा गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। सतलज सिंधु की सहायक नदी है, गंगा की नहीं। निम्नलिखित में से दफ्तर शब्द का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? दफ्तर इस प्रकार जो बिल्कुल शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जंग शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन हो जाएगा? जंग इस प्रकार करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी समेत चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है? इसका राइट आंसर की बात करें, चंद्रमा का अपने धुरी पर घूर्णन और पृथ्वी के चारों परिक्रमण की अवधि लगभग 27.3 दिन एक समान है, जिस कारण जो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा और एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसे ज्वारीय अवरोधन या समकालिक घूर्णन कहा जाता है कि चूंकि चंद्रमा को अपने धुरी पर घूमने में जितना समय लगता है उतना ही समय पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में लगता है, इसलिए उसका एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर से दिखता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल यानी सत्र न चलने पर अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर की बात करें, अनुच्छेद 213 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की विधायी शक्ति से संबंधित है, जिसके तहत वे राज्य विधानमंडल का सत्र न होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 123 केंद्र पर स्तर पर राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेद शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? खेद का विलोम हर्ष हो जाएगा। खेद का अर्थ दुख या अफसोस होता है और हर्ष का अर्थ खुशी या आनंद होता है, अतः खेद का सही विपरीत हर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोहिबिट स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस। उपरोक्त वाक्य में प्रोहिबिट का सही हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ निषेध करना या प्रतिबंध लगाना हो जाएगा। एशियाई खेल में भारत ने अभी तक निम्नलिखित में से किस खेल में कभी भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है? तो टेबल टेनिस में कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। भारत ने एशियाई खेल के इतिहास में टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीते हैं, लेकिन कभी स्वर्ण नहीं जीता है। कबड्डी, हॉकी और निशानेबाजी में भारत कई स्वर्ण पदक जीत चुका है। एग्जिबिट शब्द का हिंदी में सबसे उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? प्रदर्शित करना या दिखाना हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 में घोषणा किया गया है। बात करें राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा। संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। कानूनी संदर्भ में पर्व सुनवाई यानी के लिए सही अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो प्रिलिमिनरी हियरिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से दफ्तर शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप कौन सा हो जाएगा? दफ्तर का सही यहाँ पर शुद्ध वर्तनी ये वाला हो जाएगा। कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? सभी को पता है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली का अर्थ कहानी का नाटक होता है। इसकी विशेषता विस्तृत मेकअप, मुखौट और शानदार वेशभूषा है। राजस्थान के लोक संगीत में तुरही और तिमकी किस प्रकार के वाद्य यंत्र माने जाते हैं? ये अवनद वाद्य यंत्र माने जाते हैं। तिमकी ढोलक या नगाड़े की तरह एक अवनद यानी ताल वाद्य है। तुरही एक पीपल का वाद्य है, लेकिन इसे अक्सर तिमकी जैसे तालबद्धों के साथ सामूहिक रूप से बजाया जाता है। जब पुलिस सड़क पर चलते हुए वाहन को रोककर उनके दस्तावेज और सुरक्षा की जांच करते इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे वाहन चेकिंग कहा जाता है। सामान्य कागजात की जांच को रूटीन चेकिंग और विशेष अभियान के तहत जांच को सघन वाहन जांच या नाकाबंदी कहा जाता है। कृष्णट्टम नृत्य पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये केरल से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति केरल के गुरुवायूर मंदिर में हुआ। इसमें भगवान कृष्ण की पूरी कहानी को 8 नाटकों की श्रृंखला में दिखाया जाता है और इसकी पोशाक कथकली से मिलता जुलता है। अपराधी पर कानूनी कार्रवाई जैसे गिरफ्तारी या जांच होने पहले इनमें से सबसे पहले क्या होता है? FIR यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट होता है। पुलिस या कोर्ट द्वारा कोई भी कार्रवाई शुरू करने के लिए FIR यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पहला और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके बाद ही जांच का अधिकार मिलता है। जब एक पत्थर और एक कागज के टुकड़ों को समान ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तो पत्थर तेजी से नीचे गिरता है, जबकि कागज धीरे धीरे नीचे आता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? हवा का प्रतिरोध यानी कि वायु घर्षण हो जाएगा। गिरती हुई वस्तु पर हवा ऊपर की ओर बल लगाता है, यानी हवा का प्रतिरोध, और कागज का क्षेत्रफल उसके वजन की तुलना में अधिक होता है, इसलिए वह धीरे गिरता है। यदि वह यही प्रयोग निर्वात या वैक्यूम में किया जाए तो दोनों वस्तु एक साथ और एक ही गति से नीचे गिरेगा। भारत में कबड्डी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे जो है अलग अलग नामों से, जैसे हुतुतु, चेडोगुड्डू, हदुदू और उपरोक्त सभी, इनमें सभी के नाम से जाना जाता है। अभियोजक शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? पीड़ित पक्ष की ओर से आरोप लगाने वाला सरकारी वकील हो जाएगा। अंग्रेजी कानूनी शब्दावली में अभियोजक को क्या कहा जाता है? इसे जो है प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। सीनियर महिला कबड्डी मैच की कुल अवधि कितना होता है? ये जो है 30 मिनट यानी 15-15 मिनट के 2 हाफ होता है। महिला मैच में 15-15 मिनट के 2 हाफ यानी कुल 30 मिनट और बीच में 5 मिनट का आराम होता है। पुरुषों के सीनियर मैच में मानक समय 40 मिनट का होता है। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1982 में किया गया था। नाबार्ड की स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए B शिवरामन समिति की सिफारिश 12 जुलाई 1982 को किया गया था।
इसने भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि के ऋण विभाग एसीडी और ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ आरपीसीसी को प्रतिस्थापित किया था। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था। 1980 में 6 और वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1988 में सेबी की स्थापना किया गया था। किस गुप्त शासक ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया जिससे गुप्त वंश की स्थिति मजबूत हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। कुमारी देवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी जिनका विवाह गुप्त साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। इस विवाह के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया और गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था। इसी विवाह की याद में उन्होंने राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किए थे और सिक्कों पर पति पत्नी दोनों का चित्र होना उस काल के लिए असाधारण था। इनके पुत्र समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र लिच्छवियों का नाती पोता कहा जाता था। नाटी भारत के किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य? सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश का है। यह नृत्य मुख्य रूप से शादी त्योहार और मेलों के दौरान आयोजित किया जाता है। नर्तक पारंपरिक परिधान पहनकर एक घेरे में नृत्य करते हैं। इसके प्रमुख प्रकार कुल्लू नाटी, सिरमौरी नाटी और किन्नौरी नाटी है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु में क्या समानता रहता है? द्रव्यमान समान रहता है। यदि किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है जो पूरे ब्रह्मांड में हमेशा स्थिर रहता है। भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदलता रहता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से अलग होने के कारण वहां वस्तु का भार बदल जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है? बात करें इसमें जो है भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद की बात करें 343 से 351 तक है। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि हो जाएगा। संविधान के 8वीं अनुसूची में अंतर्गत 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल हैं। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? ईवी रामास्वामी नायकर यानी पेरियार के द्वारा जो है आत्मसम्मान आंदोलन शुरू हुआ था। इसके संस्थापक पेरियार ईवी रामास्वामी ने किया था। साथ में एस रामनाथन के साथ मिलकर इस आंदोलन की शुरुआत किए थे। इसकी शुरुआत वर्ष 1925 में तमिलनाडु में से हुआ था। ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती देना, महिलाओं को अधिकारों की रक्षा और एक जाति विहीन समाज का निर्माण करना था। इसे द्रविड़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ओलंपिक ध्वज को पहली बार आधिकारिक रूप से कब और कहां फहराया गया था? इसे 1920 के एंटवर्प में फहराया गया था। इस ध्वज के पियरडी कुरपटीन द्वारा वर्ष 1913 में तैयार किया गया था। इसे पहली बार 1914 में पेरिस कांग्रेस में अपनाया गया था। पहला उपयोग की बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के कारण 1916 के खेल रद्द हो गए थे, जिसके बाद इसे पहली बार 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में आधिकारिक रूप से फहराया गया था। प्रतीक की बात करें, ध्वज में बने 5 छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीपों की एकता को प्रदर्शित करते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार अन्ना यूनिवर्सिटी के रैंक क्या है? 111वीं रैंक है। एशियाई रैंक की बात करें, अन्ना यूनिवर्सिटी को एशिया में 111वां स्थान मिला है। भारतीय रैंक की बात करें तो यह रैंकिंग के अनुसार भारत में दूसरे स्थान पर है। स्कोर की बात करें, इसका अनुसंधान स्कोर 80.0 और कुल ओवरऑल जो है 52.3 रहा था। ट्रायथलॉन प्रतियोगिता में अनुशासन का सही क्रम क्या होता है? सही क्रम की बात करें तो तैरना, इसके बाद जो है साइकिल चलाना, दौड़ना और लास्ट में जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाइक हो जाएगा। सही क्रम सबसे पहले स्विमिंग यानी तैरना, उसके बाद साइकिलिंग, ऊपर में ऑप्शन दिया गया था। सही क्रम जो पहले हो जाएगा स्विमिंग यानी तैरना, उसके बाद साइकिलिंग, उसके अंत में रनिंग यानी कि दौड़ना हो जाएगा। संक्रमण की बात करें तो खेलों के बीच बदलने वाले समय को T1 यानी तैरने से साइकिल और T2 साइकिल दौड़ने के रूप में जाना जाता है। ओलंपिक दूरी की बात करें तो 1.5 किलोमीटर तैरना, 40 किलोमीटर साइकिल चलाना और 10 किलोमीटर दौड़ना होता है। स्प्रिंट दूरी की बात करें तो 750 मीटर तैरना, 20 किलोमीटर साइकिल चलाना और 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए तो चंद्र ग्रहण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया बड़ा हो जाएगा और ग्रहण की अवधि लंबा हो जाएगा।
गुरुत्वाकर्षण की बात करें, यदि पृथ्वी का घनत्व समान रहे और त्रिज्या दोगुना हो जाए तो पृथ्वी का द्रव्यमान 8 गुना बढ़ जाएगा और उसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाएगा। ज्वार भाटा की बात करें तो महासागर में उठने वाले ज्वार भाटा बहुत अधिक ऊंचे यानी लगभग 8 गुना तक और विनाशकारी रूप ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप वृद्धि प्रवर्धक यानी बढ़ाने वाला हार्मोन एंजाइम नहीं है? एब्सिसिक एसिड नहीं होगा। बात करें वृद्धि प्रवर्धक में तो ऑक्सीन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन ऐसे पादप हार्मोन जो पौधे की वृद्धि, कोशिका विभाजन और विकास को बढ़ाने का कार्य करते हैं। वृद्धि अवरोधक में इसके विपरीत एब्सिसिक एसिड एक वृद्धि अवरोधक हार्मोन जो पौधे की वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को झड़ने का कारण बनता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? प्रथम अनुसूची में है। पहली अनुसूची या संविधान के अनुच्छेद 1 से 1 और 4 से संबंधित है। अन्य अनुसूची में बात करें, दूसरी अनुसूची प्रमुख पदाधिकारी के वेतन, तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन संबंधी प्रावधान है। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्य रूप से कौन सा उपाय अपनाता है? सुरक्षा जांच यानी कि सिक्योरिटी चेक, जिसे संदिग्ध व्यक्ति, वाहन और सामान की तलाशी लेना होता है। निगरानी में बात करें तो सीसीटीवी, गश्त और खुफिया जानकारी के माध्यम से संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना होता है। तो इसलिए ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार यानी नई आर्थिक नीति का भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या परिवर्तन देखा गया था? विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार और वृद्धि देखा गया था। 1991 से पूर्व का संकट, जुलाई 1991 के गंभीर संकट के समय भारत के पास केवल $1.2 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, जो मुश्किल से 2 सप्ताह के आयात के लिए ही पर्याप्त था। 1991 के बाद का सुधार की बात करें तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी नीति को अपनाने के बाद देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा था और व्यापार में ढील दी गई और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी वृद्धि दर्ज किया गया। अन्य प्रमुख आर्थिक सुधार की बात करें तो भारत में लाइसेंस राज का अंत हुआ, भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया, आयात शुल्क में भारी कटौती यानी 150% कम किया गया और भारत ने WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ग्रहण किया था। हिंदी से प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चुनना था। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला कुष्ठ जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर घोड़ा का पर्यायवाची पूछा गया, तो घोड़ा का क्या हो जाएगा? इसमें बात करें तो अश्व है, तुरंग, घोटक, बाजी, सैंधव, ये सभी घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द के चयन करिए। तो इसमें शुद्ध कौन सा हो जाएगा? संघार, ये वाला शुद्ध हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए। वाष्प जो है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए। इसमें सतुगुण जो है इस प्रकार का सदगुण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2008 के ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 में ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता गया था। बात करें, इन्होंने बीजिंग के ओलंपिक में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में यह पदक जीते थे। अब बात करते हैं ओलंपिक इतिहास में जीते गए भारतीय खिलाड़ियों को द्वारा महत्वपूर्ण पदक, क्योंकि आगे की शिफ्ट में ये इससे प्रश्न बनेगा। भारत ने ओलंपिक के इतिहास में कुल 41 पदक जीता है, जिनमें 10 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल है। खेल के अनुसार भारत ने हॉकी में सबसे ज़्यादा 8 स्वर्ण पदक जीता यानी गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गए सभी पदकों की सूची इस प्रकार जान लेते हैं। सबसे पहले स्वर्ण पदक की बात करें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1928 के एम्स्टर्डम में पहली बार जीता था, 1932 का लॉस एंजिल्स में, 1936 के बर्लिन में, 1948 के लंदन में, 1952 के हेलेंस्की में, 1956 के मेलबर्न में, 1964 के टोक्यो में और 1980 के मॉस्को में। ये सभी 8 स्वर्ण पदक जीता गया था। बात कर अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 में बीजिंग निशानेबाजी 10 मीटर एयर स्पर्धा राइफल में ये गोल्ड मेडल जीता गया था। नीरज चोपड़ा के द्वारा 2020 के टोक्यो एथलेटिक्स भाला फेंक में रजत पदक जीता गया है।
सॉरी, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ 2020 के नीरज चोपड़ा में जो है टोक्यो गेम में जो है एथलेटिक्स भालाफेक में गोल्ड मेडल जीता गया। ये सभी ऊपर वाला गोल्ड मेडल था। अब यहाँ से जो है सिल्वर मेडल वाले सभी नीचे दिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल में। तो नॉर्मन पिचार्ड ने 1900 के पेरिस एथलेटिक्स 200 मीटर रेस में और 200 मीटर हेडल में यह मेडल जीते थे, सिल्वर मेडल। राजवर्धन सिंह राठौर ने 2004 के एथेंस नेशनल यानी डबल ट्रैप में जीते थे। इसके अलावा बात करते हैं सुशील कुमार 2012 के लंदन में कुश्ती 66 किलोग्राम वर्ग में जीते थे। विजय कुमार 2012 के लंदन में निशानेबाजी में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीते थे। पीवी सिंधु 2016 में रियो के बैडमिंटन एकल विजेता थी जो सिल्वर मेडल की है। मीराबाई चानू 2020 के टोक्यो में भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीती है। रवि कुमार दहिया की बात करें तो 2020 के टोक्यो में कुश्ती में 57 किलोग्राम में सिल्वर मेडल जीते हैं। अब बात करते हैं कांस्य पदक की। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1968 के मैक्सिको सिटी में, 1972 के म्यूनिख में और 2020 के टोक्यो और 2024 के पेरिस में, इन सभी में कांस्य पदक जीता गया है। केडी यादव द्वारा 1952 के हेलेंस्की कुश्ती फ्री स्टाइल में भी कांस्य पदक जीता गया है। लिएंडर पेस ने 1996 के अटलांटा टेनिस में एकल में कांस्य पदक जीते हैं। बात करें कर्णम मल्लेश्वरी के 2000 सिडनी में भारोत्तोलन 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता गया है। विजेंदर सिंह ने 2008 के बीजिंग मुक्केबाजी में मिडल वेट में कांस्य पदक जीते हैं। सुशील कुमार 2008 के बीजिंग में कुश्ती में 66 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीते हैं। गगन नारंग 2012 के लंदन में निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीते हैं। मैरी कॉम 2012 के लंदन में मुक्केबाजी में फ्लाई वेट में कांस्य पदक जीती है। साइना नेहवाल 2012 का लंदन बैडमिंटन एकल में कांस्य पदक जीती है। योगेश्वर दत्त ने 2012 के लंदन कुश्ती में 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीते हैं। साक्षी मलिक द्वारा 2016 के रियो में कुश्ती भार वर्ग में 58 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीते हैं। पीवी सिंधु के द्वारा 2020 के टोक्यो बैडमिंटन में कांस्य पदक। लवलीना बोरगोहन 2020 के टोक्यो में मुक्केबाजी में कांस्य पदक। बजरंग पुनिया का 2020 के टोक्यो में कुश्ती में 65 किलोग्राम में कांस्य पदक। मनु भाकर का 2024 के पेरिस में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता गया। मनु भाकर और सरबजोत सिंह द्वारा 2024 के पेरिस निशानेबाजी में मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीता गया। ये सभी जो है ओलंपिक इतिहास के पदक हैं। स्वप्निल कुसाले का 2024 के पेरिस में निशानेबाजी 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में जो है कांस्य पदक जीता गया है। अमन सहरावत 2024 के पेरिस कुश्ती में 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता गया है। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर करतारपुर साहिब स्थित है। बात करिए पाकिस्तान के नरवाल जिले में है और गुरु नानक देव जी अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष यहाँ बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्खा सिंह ने अपना पहला एशियाई स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1958 में जीता था। टोक्यो एशियाई खेल में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीते हैं। और इनके द्वारा बहुत अच्छी पुस्तक लिखा गया है जो बार बार आपके एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है, द रेस ऑफ माई लाइफ। ये मिल्खा सिंह की पुस्तक आत्मकथा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जाता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जाता है, यानी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। मौलिक अधिकारों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने किया था? सप्रू समिति 1945 में जो है मौलिक अधिकारों को शामिल करने की सिफारिश किया था। बात करें मौलिक कर्तव्य के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति उत्तरदायी है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। बात करें कुछ इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार के, तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 14 में बात करें तो
कानून के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण का उल्लेख है, यानी समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 में सेना या शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर बाकी उपाधियों का अंत है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में है। यह अधिकार नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा संघ बनाने, पूरे देश में घूमने, बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। एक गलती की एक ही सजा है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जो जीने का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें, जो अनुच्छेद 23-24 में है। यह अधिकार कमजोर वर्गों के शोषण को रोकता है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार यानी खरीद फरोख्त और बलात्कार, मजबूरी से काम करवाने पर रोक है। अनुच्छेद 24 की बात करें, कारखानों आदि बच्चों के नियोजन, बाल श्रम पर प्रतिबंध है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, जो अनुच्छेद 25 से 28 में, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और किसी भी धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करें, अनुच्छेद 29 और 30 में, यह अल्पसंख्यकों हितों को रक्षा करता है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार की, तो जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने इसे अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, क्योंकि यह अन्य अधिकारों को लागू करवाता है। बात करें अनुच्छेद 32 में, तो यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को हनन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। न्यायालय इस अधिकार के आधार 5 प्रकार के रिट यानी आदेश जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये सभी 5 प्रकार का रिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, T20 मैच में पावर प्ले के बाद सर्कल के बाहर अधिकतम कितने फील्डर रह सकते हैं? मात्र 5 फील्डर रह सकते हैं। बात करें पावर प्ले यानी पहले 6 ओवर के दौरान अधिकतम 2 फील्डर सर्कल के बाहर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डेक्कन एवरेज का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में डेक्कन एवरेज का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसे वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत इंडियन एयरलाइंस में मिला दिया गया था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कलहन के दौरान राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया है। यह 12वीं शताब्दी में संस्कृत में लिखा गया था और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक जान लीजिए जिससे आपके आने वाले शिफ्ट में पूछा जाएगा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। हुमायूं नामा का लेखक गुलबदन बेगम है। यामा का लेखक महादेवी वर्मा है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। गोदान, गबन, करमभूमि और रंगभूमि सभी के लेखक प्रेमचंद है। हर्षचरित कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। बुद्ध चरितम के लेखक अश्व घोष है। चित्रांगदा, गीतांजलि और विसर्जन के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। द गार्डनर, गोरा, द हंगरी स्टोन्स एंड अदर स्टोरीज और चंडलिका के लेखक भी रविन्द्रनाथ टैगोर है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। देवदास और चरित्रहीन के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। द डार्क रूम, मालगुडी डेज, द गाइड और माई डेज के लेखक R.K. नारायण है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग के लेखक सरोजिनी नायडू है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है। कागज ते कैनवास, 49 डेज, डेथ ऑफ ए सिटी, ये सभी के लेखक अमृता प्रीतम है। ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक खुशवंत सिंह है। इटर्नल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी है। द लाइफ डिवाइन एसेज ऑन द गीता के लेखक अरविंद घोष है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स के लेखक खुशवंत सिंह है। द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ है। रिपब्लिक के लेखक प्लेटो है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वी.डी. सावरकर है।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नेहरूजी है। मेन कैंप यानी मेरा संघर्ष के लेखक एडोल्फ हिटलर है। लज्जा फ्रांसीसी प्रेमी यानी फ्रेंच लवर के लेखक तस्लीमा नसरीन है। इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम के लेखक शशि थरूर है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। समाजवाद क्यों के लेखक जयप्रकाश नारायण है। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। गीता रहस्य द आर्किटिक होम इन द वेदास के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक महात्मा गांधी है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। इंडियन इस्लाम के लेखक मूरे टी टाइटस है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस और पर्सनल मेमोरी के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित है। द नेशन वॉइस के लेखक सी राजगोपालाचारी है। फ्यूरी द सैटेनिक वर्सेज और मिड नाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी है। स्टेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कपिल देव है। डॉटर ऑफ द ईस्ट के लेखक बेनजीर भुट्टो है। इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया 2020 विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पर छूट गया है, इसको याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। द पाथ टू पावर के लेखक मार्गरेट थ्रेचर है। आई डू व्हाट आई डू के लेखक रघु राम जी राजन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय है। और सुइटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेदर मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट का संचालन कौन करता है? इसरो के द्वारा किया जाता है। प्राप्त डेटा का उपयोग भारतीय मौसम विभाग IMD द्वारा पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। चंद्रमा पृथ्वी के करीब होने के कारण ज्वार उत्पन्न करने में सबसे प्रभावी भूमिका निभाता है। धूम हालू लोक नृत्य किस राज्य का है? ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। बात करिए कश्मीर घाटी में वाटल जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख और भारतीय राज्यों के लोक नृत्य जो आने वाला स्क्रिप्ट में पूछा जाएगा। तो बिहार की बात करें तो झूमर, झिझिया, कजरी, विदेशिया, ये सभी बिहार का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी और झूला हो जाएगा। राजस्थान की बात करें तो घूमर, कालबेलिया, कठपुतली, तेरह ताली हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो भांगड़ा, गिद्धा, ये सभी हो जाएगा। असम की बात करें तो बिहू, बिचुआ और बगुरुम्बा हो जाएगा। गुजरात की बात करें तो गरबा, डांडिया, ये सभी गुजरात का हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें लावनी, तमाशा, कोली नृत्य हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बाउल, कीर्तन और गंभीरा हो जाएगा। केरल का कथकली जो शास्त्रीय नृत्य और ओटम थुल्लल, ये सभी हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम और करगम हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें यक्षगान, डोलुकु नृत्य हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और घंटा मर्दाला हो जाएगा। ओडिशा की बात करें तो ओडिसी और छऊ हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मटकी, फूलपति, गिरिडा नृत्य हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सुआ, राउत नाच और कर्मा हो जाएगा। हरियाणा की बात करें फाग, धमाल, लूर और खोड़िया हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में नाटी, डंडा नाच और छपेली हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी और झोरा हो जाएगा। मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी और थांगटा हो जाएगा। मिजोरम की बात करें चेराव नृत्य और खुल्लम हो जाएगा। नागालैंड में चांगलो, लीम, ये सभी हो जाएगा। इसके अलावा बात करें त्रिपुरा में तो होजागिरी हो जाएगा। सिक्किम की बात करें तो मारोनी और तमांग सेलो हो जाएगा। गोवा की बात करें मांडो, देखनी और फुगरी, ये सभी नृत्य हो जाएगा। जम्मू कश्मीर रौफ, कूद, डंडी नाच, ये हो जाएगा। वस्तु का द्रव्यमान किस में केंद्रित होता है? द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास में होता है। समान आकारी वाली वस्तुओं की बात करें तो नियमित, सममित और एक समान घनत्व वाली वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल उनके ज्यामितीय केंद्रीय ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है। खोखली वस्तु की बात करें द्रव्यमान केंद्र का उस बिंदु पर भौतिक रूप से मौजूद होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए एक खोखली गेंद या छल्ले का रिंग द्रव्यमान केंद्र उनके केंद्र में होता है जहाँ कोई द्रव्यमान नहीं होता है। गति का अध्ययन की बात करें तो किसी भी जटिल वस्तु की गति का अध्ययन करते समय पूरे निकाय के द्रव्यमान को इसी काल्पनिक बिंदु पर केंद्रित मानकर गणनाएं सरल किया जाता है। बयालता किस राज्य का लोक नृत्य है? ये कर्नाटक का है। यह खुला रंगमंच नाटक है जो यक्षगान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1991 की नई आर्थिक नीति मुख्य रूप से किस पर लागू हुआ था? भारी उद्योग और निजी क्षेत्र पर लागू हुआ था। 1991 की नई आर्थिक नीति तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किया गया था और गंभीर आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण भारत ने लाइसेंसिंग राज्य को खत्म कर अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर खोला, जो मुख्य रूप से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG पर केंद्रित था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विख्यात शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, कुख्यात हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द जान लीजिए जो आपके आने वाले एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा का बुरा हो जाएगा नूतन का पुरातन, कृष का हो जाएगा स्थूल, रक्षक का भक्षक, जागरण का शयन, लिखित का मौखिक, तरल का ठोस, विधि का निषेध, मुख का वाचाल, ईश्वर का ईश्वर, आस्था का नास्था, सगुण का निर्गुण, उपकार का अपकार, शीत का उष्ण, स्वस्थ का रुग्ण हो जाएगा। बाकी आप लोग पॉज करके सभी को देख लीजिएगा, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसको पॉज करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। टोटल इसमें 150 प्लस क्वेश्चन है। तो ये तीनों शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन सभी के पीडीएफ पाना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक अभी तक पास नहीं परचेज किए तो कूपन कोड सावन अप्लाई करके जाके पास परचेज कर लीजिए, जिसमें आपको एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 1000 प्लस है, सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, लाइव टेस्ट, स्टडी नोट्स और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसलिए जाके कूपन कोड सावन अप्लाई करके परचेज कर लीजिए। अभी आपको एसएससी जीडी का एनालिसिस का मौका मिल जाएगा, जिसको लगाकर जरूर जाइएगा, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। साथ में इंडिया का सभी एग्जाम का सारा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, तो जाके जरूर परचेज करिए और जितना हो सके उतना टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।